हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं कि आईवीएफ से होने वाले जो बेबीज़ हैं वो नॉर्मल बेबीज से क्या अलग होते हैं, क्या उनका आईक्यू अलग होता है, क्या उनका जो भी लाइफ है वो नॉर्मल बेबीज से अलग होता है। बहुत ही कॉमनली ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है जब भी कपल जो है वो आईवीएफ चूज़ करते हैं, टेस्ट बेबी चूज़ करते हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा अवेयरनेस हो गया है, अभी थोड़ा ट्रस्ट हमारे पेशेंट्स को आईवीएफ के ऊपर हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन में एक एंजाइटी होती है कोई भी कपल की कि आईवीएफ से होने वाला जो हमारा बेबी है ये क्या नॉर्मल बेबी के जैसा रहेगा, या फिर आईवीएफ से अगर हमारा बेबी हो रहा है तो वो क्या स्मार्ट होने वाला है नेचुरल बेबी से। इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखिए। सो नेचुरल कंसेप्शन कैसे होता है इसके बारे में हमने बात किया है कि हमेशा ओवुलेशन होता है, 14th डे पे ओवुलेशन होता है, उसके पहले एस्ट्रोजन रहता है, ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है और ये जो एग है वो फर्टिलाइज अगर हो गया है तो ये फर्टिलाइज हुआ हुआ एग जो है वो यूट्रस में आता है। 5वें दिन ये यूट्रस में आता है और यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है और उसके बाद प्रेगनेंसी रहती है। पीरियड्स अगर ऊपर गए तो यूपीटी टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है या फिर बीटा एसजीजी आपका पॉजिटिव आता है और प्रेगनेंसी होती है नेचुरली। आईवीएफ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपको कुछ इंजेक्शंस देते हैं जो डे 2 से हम लोग देते हैं। उसके बाद ओवरी स्टिमुलेट होती है, उसके बाद हम ओवम पिकअप करते हैं, एग्स रिट्रीव करते हैं और इसके बाद हम एग्स जो है वो इंजेक्शन दे के इक्सी करते हैं। इक्सी किए हुए जो एग्स हैं वो एम्ब्रियोज हम बनाते हैं। 5वें दिन तक ये एम्ब्रियोज हम लैब में बनाते हैं। इसके बाद ये जो एम्ब्रियोज है हम फ्रीज करके रखते हैं और अगले महीने में ये एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं या फिर फ्रेश ट्रांसफ़र या फ्रोजन ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बारे में भी डेडिकेटेड वीडियोज़ हमने बनाए हैं। अब ये जो प्रोसेस है आईवीएफ का, इसमें थोड़ा-सा हम आर्टिफ़िशियल टेक्निक यूज़ करें क्योंकि एग्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं हमारे बॉडी के, ओके? और जो फर्टिलाइज़ेशन है वो भी हम बाहर करा रहे हैं बॉडी के, जो कि नॉर्मली हमारा बॉडी में हो रहा था, मतलब कि ट्यूब्स में हो रहा था। ये फर्टिलाइज़ेशन जो है वो अभी कहाँ हो रहा है, तो आपके जो फर्टिलाइज़ेशन है वो लैब में, आईवीएफ लैब में होने वाला है। तो इसमें थोड़ा मीडिया यूज़ हो रहा है, कल्चर मीडिया यूज़ हो रहा है। ये कल्चर मीडिया जो है वो एब्सोल्युटली सेफ होता है, जहाँ पे हम लोग ये जो एग्स जो है वो ग्रो करते हैं। इसमें डीएमएसओ रहता है, इसमें कुछ कल्चर मीडियम्स रहते हैं जिससे कि हमारा जो एग और स्पर्म हमने जहाँ पे कल्चर करने को रखा है वो प्रॉपर ग्रो हो सके। इसमें भी बहुत सारे मीडिया के भी प्रकार होते हैं। इसमें वन स्टेप मीडिया होता है या फिर सीक्वेंशियल मीडिया होता है। पहले एक्चुअली सीक्वेंशियल मीडिया ज़्यादा यूज़ होता था, जिसमें हम लोग पहले जो मीडिया जिसमें फर्टिलाइज किया है उसके बाद डे 3 का अलग मीडिया होता था और डे 5 तक हम अगर कल्चर को जाते हैं तो अलग मीडिया होता था। तो ये मीडियाज़ जो है वो चेंज होते थे। लेकिन अभी वन स्टेप मीडिया है, मतलब एक बार हमने अगर इक्सी करके मीडिया में रख दिया है एग तो वो हम चेंज नहीं करते और 5 दिन तक ये मीडिया जो है हम मीडिया में एम्ब्रियो हमारा ग्रो होता है, जिसे हम वन स्टेप मीडिया ऐसा कहते हैं। तो ये जो मीडिया है ये काफ़ी सेफ होता है, जिसमें हमारा जो एम्ब्रियो है ये ग्रो हो रहा है। इसके बाद हम ये जो एम्ब्रियो है इसको लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करते हैं। ये -197 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जहाँ पे हम ये जो 37 डिग्री पे हमारा एम्ब्रियो बना है, ओके, और उसे हम -197 डिग्रीज पे लेके जा रहे हैं। लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज हो रहा है हमारा एम्ब्रियो, लेकिन इसमें भी क्रायो प्रोटेक्टेंट्स रहते हैं। तो हमारा जो एम्ब्रियो फ्रीज हो रहा है वो ईयर्स टुगेदर के लिए हम फ्रीज करते हैं। अगर अच्छे लैब में आपने आईवीएफ कराया है तो आपका जो एम्ब्रियो है वो प्रॉपरली फ्रीज होगा, ईयर्स टुगेदर के लिए फ्रीज होगा। और उसके बाद जब हम एम्ब्रियो बाहर निकालेंगे तो थॉ होने के बाद वो एक्सपांड होता है थोड़ा सा, और एक्सपांड होने के बाद हम उसे जब ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव मिलती है। अब इसमें जैसे मैंने बोला कि हम थॉ करते हैं, तो थॉ करते तो हम अगेन जो -197 पे जो हमारा एम्ब्रियो था वो कुछ पूरा फिर से हम 37 डिग्रीज पे लेके आते हैं, और 37 डिग्रीज पे लेके आने के बाद ये जो एम्ब्रियो है वो अगेन मीडिया में डाल के हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो मीडियाज़ रहते हैं ये सेफ रहते हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड
मीडियाज़ रहते हैं और इससे हमारी जो प्रेगनेंसी है वो नेचुरल प्रेगनेंसी जैसे होती है। ओनली थिंग इज़ कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में एग रप्चर होने के बाद प्रेगनेंसी रही है, आईवीएफ में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हमें कुछ प्रोजेस्टेरॉन के आपको इंजेक्शंस और कुछ टैबलेट्स देने होते हैं, जिससे कि आपको फर्स्ट 3 मंथ्स तक जब तक हमारा प्लासेंटा नहीं बन जाता है, जो कि नॉर्मली प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, वो बनने तक आपको कुछ प्रोजेस्टेरॉन के हमको इंजेक्शंस टैबलेट्स देने पड़ते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छे से लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेचुरल प्रेगनेंसी में एग रप्चर होने के बाद जो सेल्स बनते हैं, बचते हैं, उससे हम कार्पस ल्यूटियम बनते हैं, ओके, नेचुरली। लेकिन आईवीएफ प्रेगनेंसी में ये कार्पस ल्यूटियम नहीं है, तो इसलिए हमें जो भी टैबलेट्स और इंजेक्शंस आपको दिए जा रहे हैं, वो आपने बहुत अच्छे से लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको प्रोजेस्टेरॉन का सप्लीमेंटेशन देने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इम्प्लांटेशन के लिए और आपके बेबी के ग्रोथ के लिए, ओके। तो ये हो गया अबाउट कि जो फर्स्ट 3 मंथ्स है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इसमें हमने प्रोजेस्टेरॉन जो है वो थोड़ा सा आर्टिफिशियली ऐड किया है। ये हो गया है कि फर्स्ट 3 मंथ्स, लेकिन क्या बेबी अलग होता है? तो बेबी जो है वो नॉर्मल बेबी जैसा ही होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है भले ही वो लैब में हो रहा है, लेकिन ये जो बेबी है ये नॉर्मल बेबी जैसे होता है। बहुत सारे रिसर्चेस, बहुत सारा डाटा इसके ऊपर अवेलेबल है। तो ये बताता है कि जो बेबी नेचुरल कंसेप्शन से हुए हैं और जो बेबी आईवीएफ से हुए हैं, इनमें डिफरेंस नहीं है। आईवीएफ से होने वाले बेबीज़ जो है उनका आईक्यू भी जो नेचुरल कंसेप्शन से हुए हैं बेबी उनके जैसा ही होता है। हाँ, जो मेल और फीमेल गैमेट है इसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब मदर और फादर इनका अगर नॉर्मल आईक्यू है, नॉर्मल है, तो जो बेबी बॉर्न होने वाला है उसका भी आईक्यू जो है वो नॉर्मल रहने वाला है। बर्थ वेट बेबी का क्या है इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बेबी अगर प्रीटर्म होता है, मतलब कम वजन का, जल्दी उसका डिलीवरी हो गया, तो फिर बेबी का वेट जो है वो कम रहता है। तो उस वजह से बहुत बार पेशेंट ये भी पूछते हैं कि मैडम आईवीएफ से होने वाला बेबी क्या वीक होता है क्या? ऐसा नहीं है कि आईवीएफ से होने वाला बेबी जो है वो वीक होगा, नेचुरल से होने वाला बेबी जो है वो स्ट्रांग होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका बेबी आईवीएफ से भी हुआ है, लेकिन वो प्रॉपर उसका बर्थ वेट जो है आपके बेबी का वो अच्छा है, तो ये बेबी जो है वो अच्छा नॉर्मल उसका सब डेवलपमेंट होने वाला है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेचुरली भी कंसीव आपने किया है, लेकिन वो बेबी जो है वो प्रीटर्म हो गया, मतलब जल्दी डिलीवरी हो गया, तो ये बेबी को प्रॉब्लम आने वाले हैं, मतलब थोड़ा सा इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्रीटर्म बेबीज़ में थोड़ा आई रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं, थोड़ा इम्यूनिटी कम रहता है बेबी का, और कभी कभी डेवलपमेंटल डिले भी रह सकता है। मतलब अगर बेबी जो है वो 1 साल में खड़ा होता है, तो वो बेबी को मे बी 1.5 साल लग सकता है खड़ा होने के लिए। इसको हम डेवलपमेंटल डिले कहते हैं। तो ये थोड़ा पीडियाट्रिक पार्ट हो गया, लेकिन हाँ, थोड़ा सा डिले जो है वो रह सकता है अगर बेबी जो है वो प्री मैच्योर है। प्री मैच्योर हम कब बोलते हैं? जब बेबी जो है वो 34 वीक्स के पहले, मतलब कि आपके जो 8 मंथ्स है वो पूरे होने के पहले अगर बेबी हमारा बॉर्न होता है, तो उसे हम प्री मैच्योर बेबी ऐसा कहते हैं। सो ये हो गया है कि हमारा बेबी जो है अगर लो बर्थ वेट है, तो कैसे हम लोग ख्याल रख सकते हैं इसके बारे में। लो बर्थ वेट अगर नेचुरल कंसेप्शन में भी है या फिर आईवीएफ में भी है, तो प्रॉब्लम सेम है। मतलब आईवीएफ से प्रीटर्म हुआ है तो उसको अलग कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। प्रीटर्म के प्रॉब्लम जो है वो नेचुरल कंसेप्शन और आईवीएफ में सेम ही है। तो बेबी का बर्थ वेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। आईवीएफ में थोड़ा बीपी बढ़ने का भी चांसेस रहता है, क्योंकि वी आर डूइंग फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो काफ़ी रिसर्चर्स ऐसा बोलते हैं कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में बीपी जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। तो बीपी अगर आपका बढ़ रहा है, तो आपने यू शुड चेक यूर बीपी। आपका अगर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर है तो आपको बीपी चेक करते रहना है। आपको इकोस्प्रिन की टैबलेट आपके डॉक्टर को पूछ के आपको लेनी है। अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो आपको एंटी हाइपरटेंसिव लेना है। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपने ज़रूर लेने हैं। अगर कुछ और प्रॉब्लम है, जैसे बेबी को ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, तो हम लोग लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन जो है ये भी ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और अगर आपका एंटीनेटल केयर अगर अच्छा होता है, आपका बर्थ वेट अगर बेबी का अच्छा होता है, तो बेबीज़ जो है वो नॉर्मल बेबी जैसे हो जाते हैं, उनका डेवलपमेंट भी नॉर्मल रहता है। तो आईवीएफ से होने वाले जो बेबीज़ हैं
वो नॉर्मल बेबीज़ के जैसे ही होते हैं। कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स मतलब कि कुछ हार्ट में छेद होना, फिर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो 5% चांसेस नॉर्मल कंसेप्शन में भी ये चांसेस है। अगर नेचुरली आपने कंसीव किया तो 5% चांसेस है कि आपको कंजेनाइटल कुछ प्रॉब्लम होगा बेबी को, 5%। तो उतने ही परसेंट चांसेस आईवीएफ से होने वाले बेबी में भी है कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स। सो आईक्यू के बारे में हमने डिस्कस किया, प्री मैच्योरिटी के बारे में हमने डिस्कस किया, कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स के बारे में हमने डिस्कस किया, बर्थ वेट के बारे में डिस्कस किया। एएनसी में आपको बीपी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में ऑब्स्टेट्रिक आउटकम जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, मतलब कि जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी है उनमें थोड़ा अनइवेंटफुल या फिर चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जो है वो थोड़े कम रहते हैं परसेंटेज एज़ कम्पेयर टू जिनमें इनफर्टिलिटी जो फेस कर रहे हैं उसके बाद उनको कंसीव हुआ है, उनमें थोड़ा-सा जो एएनसी में होने वाले प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपने प्रॉपर केयर लेना ज़रूरी है। आपकी अगर आईवीएफ कंसेप्शन है तो आप थोड़ा-सा उसके लिए ज़्यादा केयर लीजिए। जो भी मेडिसिन्स हैं आपको बताए गए वो प्रॉपरली लीजिए, प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंटेशन बराबर लीजिए। जब भी आपको बताया जाता है कि आपको स्टेरॉइड्स लेना है तो वो बराबर लीजिए। इसके बारे में भी हमने डेडिकेटेड वीडियोज़ बनाए हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या केयर लेना चाहिए ये और क्या-क्या एएनसी में केयर लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। वीडियोज़ हमने काफ़ी बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं। सो प्रॉपर अगर आप एएनसी केयर लेते हैं तो आईवीएफ में भी आपका जो बेबी है वो अच्छा होने वाला है। आपका बेबी का वेट भी अगर आपने प्रॉपर केयर लिया तो वो अच्छा होने वाला है विथ प्रॉपर केयर एंड विथ योर डॉक्टर्स एडवाइस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आईवीएफ की बेबी क्या अलग होते हैं नेचुरल बेबीज से। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए और जिनको भी ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है उनके साथ आप ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि उनके लिए ये नया होप लेके आए ये वीडियो। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड